हेलो फ्रेंड्स। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज हम लोग देखेंगे बीए हो, बीकॉम हो या बीएससी, ये तीनों में से ही किसी भी स्ट्रीम के बच्चे होंगे तो उनको इन्वायरमेंटल साइंस, आपको स्टडीज यानी इन्वायरमेंटल साइंस, आप दोनों ही बातें बोल सकते हैं, तो उनको पढ़ना पड़ेगा। और बीए सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए तो ये अनिवार्य विषय बन गया है। अब ना तो आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन पढ़ना है या हिंदी पढ़ना है, उसके जगह पे इसी को रख दिया गया है। तो ठीक है, तो चलिए उन चीज़ों को समझते हैं आखिर आपके सिलेबस में क्या है। देखिए, सिलेबस बहुत बृहद है, यानी कि बहुत ही विस्तृत है। इसका सिलेबस जो है छोटा नहीं है, ये बड़ा है। तो उसमें आखिर क्या क्या है तो देख लीजिए। ये 7 यूनिट में बटा हुआ है आपका सिलेबस। और सातों यूनिट में आप देखिएगा ना, तो बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा। और बहुत से इतने बड़े टॉपिक होने की वजह से आप ये नहीं बोल सकते कि इस चीज़ को पढ़ लेंगे और इसको छोड़ देंगे तो वो क्वेश्चन बन जाएगा। ये आप नहीं कर सकते, यानी आपको बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। और इसकी तैयारी आपको पहले से ही कर लेनी है। चूँकि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपको पीडीएफ नोट्स आपको दे दिया जाएगा। आप जैसे जैसे पढ़िएगा वैसे वैसे हो सके तो आप अपना नोट डाउन भी करते जाइएगा, अन्यथा आप छोड़ दीजिए। आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा और हैंड रिटेन मिलेगा, या आपको चाहिए होगा कि लिखा हुआ जो हम लोग पीपीटी बनाते हैं उसका, तो उसका भी दे दिया जाएगा। पहली बात तो आप ये जो बोलते हैं किसका है, नहीं है, बीए का है, बीएससी का है, बीकॉम का है, तो ये सबका है, तो सबको पढ़ना है। तो चलिए उनके सिलेबस को देखते हैं। तो 7 यूनिट में पहला यूनिट जो है आपका, ये देखिए, इन्वायरमेंटल साइंस या इन्वायरमेंटल स्टडीज हो तो दोनों ही एक ही है। आपको ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, नाम बदल देने से कोई दिक्कत नहीं है। आपका चीज़ वही है, यही चीज़ें पढ़नी है आपको जो भी इसमें दिया गया है। तो पहला यूनिट जो है ना आपका, इंग्लिश हिंदी दोनों ही फॉर्मेट में हमने तैयार किया है आपके सिलेबस को। तो देखिए, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस स्टडीज या साइंस जो भी बोलते हैं, तो उसकी यानी पर्यावरण विज्ञान के आयामी जो दृष्टिकोण है। यानी सीधा मतलब ये है ना कि पर्यावरण विज्ञान है क्या, पर्यावरण विज्ञान की जो चीज़ें हैं, घटक हैं, उन चीज़ों को पढ़ना और यहाँ पे उसकी नेचर को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहीं पे आपको एक चीज़ और पढ़ना है कि स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, यानी इसके महत्व और इसके क्षेत्र। यानी देखिए, कोई भी सब्जेक्ट है ना तो वो एक अपने क्षेत्र को लिए हुए है, यानी वो कितना दूर तक विस्तृत है, इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि इन्वायरमेंटल साइंस का आज के समय में क्या यूज है और यह कितना व्यापक है। तो इस बात को ध्यान में रखना और महत्व को, ये चीज़ें पढ़नी है। फिर उसके कंसेप्ट को पढ़नी है, फिर उसके कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि होता है सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है सतत विकास, और पर्यावरण विकास विज्ञान के क्षेत्र तथा महत्व, यही आपको दूसरे टॉपिक में पढ़ना है। यानी फर्स्ट यूनिट में आपको पर्यावरण विज्ञान के बहुआयामी जो दृष्टिकोण है, सतत विकास क्या होता है और सतत विकास के जो डेवलपमेंट के बारे में जो बताया गया है, तो उनको पढ़ेंगे। तो देखिए, एक चीज़ आपको बता दें, सतत विकास का मतलब ये होता है बच्चों, लगातार। यानी सतत का मतलब होता है लगातार, जो निरंतर चलता रहे। और विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट, यानी कि जो समय के साथ लगातार चलता रहे, उसी को डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपको एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा देखिए, आप मान लीजिए छोटा होंगे जब, तो आपका हाथ गोड़ पैर सब छोटा छोटा होगा, लेकिन धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हुआ, आपकी उम्र बढ़ी तो आपके हाथ पैर भी बढ़े, आपकी लंबाई बढ़ी, आपके हाइट वेट सब चीज़ बढ़ जाते हैं ना। तो ठीक वैसे ही सतत विकास का मतलब हुआ कि निरंतर जो परिवर्तन होता है पर्यावरण में, उसी को पढ़ना है। उससे रिलेटेड कुछ थ्योरी हैं, तो उनको हम बताएंगे आपको जब पढ़ाएंगे तब। ठीक है, तो इतनी चीज़ें फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़नी है। सेकेंड यूनिट में जो है आपका पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, यानी व्हाट इज इकोसिस्टम। यानी पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है जो हम लोग, यानी कि आप देखिएगा पर्यावरण में जो भी लोग हैं या जो भी रहते हैं, उनको मिलाकर एक पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, जिसमें हर घटक शामिल है, जैविक हो अजैविक हो सब कोई। तो इसी को बोला जाता है पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। तो इसको पढ़ना होगा। फिर पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना कैसी होती है और उसके वर्क्स क्या हैं, यानी कि कार्य उसके क्या है या फंक्शन उसके क्या है, तो उनको पढ़ना है। यानी कि दूसरी चीज़ें यही पढ़नी है इसमें। तीसरा है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव, जैसे फूड चेन क्या है, फिर फूड वेब्स क्या है, तो ये सब चीज़ को पढ़ना होगा। और इकोलॉजिकल सक्सेशंस के बारे में पढ़ना है। जैसे कि अभी आपको समझाते हैं, आपने बच्चे में पढ़ा होगा या 10th में आपने पढ़ा होगा कि जो चूहा होता है वो हरा घास उस खा के जिंदा रहता है। ठीक है, घास को कौन खाता है, तो चूहा खाया। चूहा को कौन खाएगा बाबू, तो चूहा को खाएगा कौन, बिल्ली। और बिल्ली को कौन खाता है, तो उससे बड़ा जो जानवर होता है बिल्ली से बड़ा, जैसे शेर हुआ
ये कुत्ता हुआ, ये सब बिल्ली को खा जाता है। तो इसी तरह का ये फूड चेन है, यानी कि हमारे समाज में या हमारे पर्यावरण में ये फूड चेन चला है। जैसे कि हम लोग मान लीजिए ये जो घास फूस है या पेड़ पौधा जो होता है, ये प्राइमरी ये होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। उसके बाद जो मानव है ना, वो जिसको सर्वहारी बोलते हैं, जो कि मांसाहारी शाकाहारी सब तरह का भोजन करता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें पढ़नी होगी। और आपको एक चीज़ जानकर आश्चर्य होगा कि मानव से बड़ा जानवर कोई है ही नहीं, मानव सबसे बड़ा जानवर है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद आ जाइए, उसके बाद देखिए कि कुछ चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि इसमें जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं, जैसे वन पारिस्थितिकी तंत्र क्या है उसके बारे में, घास पारिस्थितिकी तंत्र, वही इकोसिस्टम के बारे में सारी डिटेल्ड आपको पढ़नी है। उसी में आपको मरुस्थलीय यानी कि जो डेजर्ट एरिया है, जैसे आप मरुस्थल देखते होंगे जहाँ पे पानी ना हो तो वहाँ मरुस्थल है। कुछ मरुस्थल जैसे कि आप देखिए लद्दाख वाले एरिया में वो शुष्क मरुस्थल है, यानी कि वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, इसीलिए वहाँ खेती नहीं होती है। और वही राजस्थान वाला इलाका देखिएगा, वहाँ बारिश ही नहीं होती है और इस वजह से वहाँ का ज़मीन पूरा बंजर है और वहाँ खेती नहीं होती है। तो दोनों जगह के क्लाइमेट कुछ समझना होगा, दोनों जगह की मरुस्थलीय भूमि को समझना होगा, इसी को बोला जाता है डेजर्ट। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखेंगे। हमारे हिंदुस्तान में क्या है, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो होंगी उससे रिलेटेड उनको यहाँ पे एक्वायर करके पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, तो उसके बाद देखिए तालाब, नदी, झरना, ये सभी चीज़ों के बारे में एक्वेटिक इकोसिस्टम, मतलब कि जलीय जो इकोसिस्टम है। आप सोचते होंगे कि स्थल में रहने वाले लोगों का ही इकोसिस्टम है, तो ऐसा नहीं है। पर्यावरण में जितनी भी चीज़ें हैं सबका अपना अपना इकोसिस्टम है। अगर मान लीजिए कि मानव है तो उसका भी अपना एक इकोसिस्टम है, यानी उसको पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं, वह है। कोई जानवर है तो उसका भी अपना है, कोई पशु है तो उसका भी है, कोई पेड़ पौधा है तो उसका भी है, कुछ कीट पतंग हैं तो उनके भी हैं, जलीय जीव हैं तो उनके भी हैं। जलीय जीव में आपको समझना ये है बच्चों, जैसे तालाब में रहने वाले जलीय जीव हैं, झरना में रहने वाले जलीय जीव हैं, समुद्र में रहने वाले जलीय जीव हैं, महासागरों में रहने वाले जलीय जीव हैं, उनका अपना अपना इकोसिस्टम है। जैसे कि आप देखिएगा मछली जो होती है, आप सब जानते हैं मछली के बारे में, तो ये आप देखिएगा ये तालाब में रहती है मछली जो है, तो तालाब में रहती है ना, इसका भी अपना इकोसिस्टम है। चूँकि ये जो है ना तालाब का जो घास फूस होता है ना, उसी को खा कर ये आगे मतलब अपना चारा या फिर आप एक तरह से कहें कि गुजारा करती है। फिर उसी तरह महासागरों में जाइएगा तो डॉल्फिन के बारे में आप जानते होंगे, डॉल्फिन के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। तो ये जो बड़ी वाली जो मछली होती है डॉल्फिन वगैरह, जो कि गंगा नदी में पाई जाती है, पटना और भागलपुर का इलाका तो जानते ही हैं आप, गंगा डॉल्फिन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नहीं भी जानते तो आप जान लीजिए। तो ये डॉल्फिन है, तो इसके बारे में, इसके भी अपने पर्यावरण के संबंध में, यानी कि इनका भी एक अपना इन्वायरमेंट है, तो उसमें इनका जीवन कैसा है या उनका जो पारिस्थितिकी चीज़ें हैं पर्यावरण की, तो उनकी कैसी है, तो उन चीज़ों को आपको यहाँ पढ़ना होगा। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं इनसे रिलेटेड। फिर आ जाइए यूनिट 3 जो होता है ना बच्चों, यहाँ पे भूमि अपर्दन, भूमि भूसंकलन जिसको बोलते हैं ना, लैंड का कटाव होना यानी कटना, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। जैसे लैंड रिसोर्सेस, यानी कि लैंड जो है, यानी लैंड को ही भूमि बोला जाता है। थोड़ी इंग्लिश थोड़ी हिंदी, दोनों ही चीज़ों को कंबाइंड रख के आपको सीखना है, क्योंकि ये आपका उम्र है सीखने का। यहाँ हिंदी और इंग्लिश मत कीजिए, यहाँ दोनों ही लैंग्वेज को सीखते चलिए, कोई बड़ा मज़ा आएगा और बड़े ही आसानी से आप सीख जाइएगा। क्योंकि हमारा जो मोटिव है ना, वो आसान भाषा में बेहतरीन चीज़ें दे देने की। ठीक है, तो उस बात को ध्यान में रखना है। लैंड का यूज, यानी कि जो भूमि का उपयोग है, उसको हम लोग देखेंगे। लैंड का डिग्रेशन कैसे होता है, यानी कि भूमि का अपर्दन कैसे है, इन चीज़ों को देख लेंगे। भूसंकलन क्या है, तो वो चीज़ें इसमें पढ़नी है। उसके बाद आ जाइए डिफॉरेस्टेशंस, यानी इसमें सीधा मतलब ये है कि जो आज के समय में आप जो अपने अगल बगल में देखते हैं, जो आपका पेड़ पौधा कटता जा रहा है, पेड़ पौधा क्यों कट रहा है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। पेड़ पौधे कट रहे हैं तो इसके समाज पे क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, यानी हमारा पर्यावरण पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आप एक चीज़ जानते होंगे बच्चों, अभी जो एक पहल भारत में चल रही है या पूरे विश्व में चल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाया जाए। तो इसका रीज़न है बच्चों कि ये पर्यावरण को शुद्ध करने का कार्य करता है, यानी कि पर्यावरण में जितना भी पॉल्यूशन फैलता है, चाहे वो ध्वनि ये पॉल्यूशन हो यानी प्रदूषण हो, या फिर वायु प्रदूषण हो, या फिर कोई भी तरह का पॉल्यूशन हो, तो उसको कम करने का एक ही उपाय है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों का लगाया जाए, पेड़ों को लगाया जाए। तो इन चीज़ों को पढ़ेंगे। और भूमि में आप देखेंगे जितना भी पेड़ है उसका कटाव भी बड़ा तेज़ी से हो रहा है, तो उसके लिए भी उपाय बताया जाता है कि क्या करना चाहिए। अगर किसी पेड़ को काटते हैं तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना चाहिए, उन चीज़ों को वहाँ पढ़ना होगा।
उसके बाद देखिए बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना होगा, जिसको जैव विविधता बोलते हैं। और ट्राइबल जनसंख्या, जो भारत में बहुत बड़ी जनसंख्या ट्राइबल की आती है, जो लगभग एक रिपोर्ट बताती है 2011 की, लगभग मतलब मुझे याद नहीं है बट 10 to 12% के आसपास बोला जाता है कि ये ट्राइबल जनजाति के लोग हमारे यहाँ हैं, यानी कि 10 से 12% के आसपास शायद है, यही है इनका रिपोर्ट कि ये यहाँ पे हैं और इनके बारे में भी कुछ लॉ और कानून बने हुए हैं, तो उनको देखना होगा। बायोडाइवर्सिटी में हमें ये देखनी है ना कि सभी स्पेसिफिक जगह का बहुत ही अपना एक महत्व है, तो उन चीज़ों को हम लोगों को संरक्षित और संयमित रूप से रखना है, तो इन चीज़ों को हम लोग पढ़ लेंगे वहाँ। उसके बाद देखिए कि वाटर का मतलब होता है जल, जल ही जीवन है। आज आप जानते हैं हमारे पास जल का तो पर्याप्त मात्रा में है, जल बहुत ही मात्रा में उपस्थित है, बट 71% हमारे भूमि पर, यानी कि पूरे विश्व में 71% जो है ना जल है, और 29% मात्र क्या है, लैंड है, यानी कि उसको भूमि बोलते हैं, भूमि है, और पूरा जल से ही भरा हुआ है पूरा विश्व। लेकिन आप जानते हैं बड़ी दुखद बात यह है कि 0.068% मात्र जो वाटर है ना उसका यूज हम लोग पानी पीने के लिए करते हैं। इसके अलावा जितना भी जल है ना वो वेस्ट है, यानी कि उसका यूज आप नहीं कर सकते पीने के लिए। क्यों? तो वो लवणीय है। तो वही चीज़ को यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग कि जल का उपयोग कैसे करना है, उसको बचाना कैसे है, जो वर्षा का जल होता है उसको भी कैसे बचा के संरक्षित रख के रखना है। तो ये तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम लोग चर्चाएं करेंगे और पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाइए कि जल से संबंधित विवाद, जैसे कि आपको एक चीज़ आपको बताते हैं, कावेरी नदी आप जानते होंगे, कर्नाटक और ये जो है तमिलनाडु, ये दोनों ही बॉर्डर पे है। ये कावेरी नदी जो दक्षिण भारत की ये नदियाँ हैं, कावेरी नदी इधर आप देखिएगा तो ये कहाँ पे जाके गिरती, ये जाके गिरती है बच्चों, कहाँ, तो इधर बंगाल की खाड़ी में। तो इस पे जो है ना, यही जो कर्नाटक है, तमिलनाडु वाला राज्य है, तो इन सब में अपना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि आखिर इस पे विवाद चलते रहता है, और केंद्र सरकार इसका साझा मतलब इसको सुलझाने का प्रयास करती है और कर रही है। फिर आप देखिएगा सिंधु नदी विवाद जो हमारा और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच चलता है, तो इन चीज़ों को देखेंगे हम लोग। यहाँ पे विवाद कुछ देख लेंगे हम लोग कि नदी का विवाद क्यों उभरता है और इसके क्या रीजन है, और फिर उसके बाद देखेंगे नदी से कौन कौन से मतलब हम लोग को बेनिफिट्स हैं और इसके प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, जैसे कि बहुत तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे, तो उन चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे, जिसमें आपको देखेंगे इंटर स्टेट और इंटरनेशनल विवाद होता है। जैसे अभी आपको बताया ना, भारत में कोई विवाद है अंदर में, जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी नदी पर जो बांध बना है उसको लेकर विवाद है। फिर आप देखें इंटरनेशनल, तो यही सिंधु नदी जो भारत से होकर जाती है लद्दाख होते हुए, तो इसको ये जो पाकिस्तान में चली जाती है, तो इसमें भी विवाद चलता है कि पाकिस्तान बोलता है कि सिंधु से आने वाली पानी जो है वो भारत रोक लेता है, और वहीं पे भारत को धमकी देता है चीन की हमारे यहाँ से सिंधु जाती है तो हम रोक देंगे अगर तुम पाकिस्तान का रोक दोगे। तो ये तुरंत पूरे विवाद को आपको समझना होगा, तो यहीं पे उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखिए खाद्य संसाधन यानी फूड रिसोर्सेस क्या क्या हैं विश्व में, पूरे वर्ल्ड में खाद्य संसाधन से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनको देखेंगे, और फिर इसी में हम लोग देखेंगे कृषि परिवर्तन से संबंधित चीज़ों को। ठीक है, तो इतनी चीज़ें इससे रिलेटेड है जो कि आपको समझाते हुए चल रहे हैं, और आपको इसी तरीके से आप चाहे किसी चैनल का सहारा ना भी लें तो आप खुद भी इसको तैयार कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो, अन्यथा आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। उसके बाद देखिए कृषि में उर्वरकता का प्रयोग जो होता है, यानी उर्वरक मतलब खाद का जो प्रयोग करते हैं ना हम लोग कृषि कार्य में, एग्रीकल्चर में। जैसे कि अभी देखिएगा गेहूं का फसल लगा है, तो उसमें किसान लोग जो है डीएपी, पोटास, ये तमाम जो खाद के नाम है ना इनका यूज करते हैं। तो उनसे क्या क्या समस्याएं पैदा होती है, उससे केवल देखिए पैदावार तो हमारा बढ़ जाता है, लेकिन उससे समस्याएं भी है। हम लोग खाद जनित जितने भी खाद्य यानी कि भोजन का यूज करते हैं जिसमें ज़्यादा खाद का प्रयोग हुआ है बच्चों, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो उन चीज़ों को भी हम लोग बारीकी से देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ऊर्जा संसाधन, यानी कि ऊर्जा का मतलब होता है एनर्जी रिसोर्सेस। तो एनर्जी रिसोर्सेस में हम लोग देखिए नवीकरणीय संसाधन क्या है और नवीकरणीय संसाधन क्या है। नवीकरणीय संसाधन उसे बोलते हैं ना, रिन्यूएबल एनर्जी इसको बोला जाता है। तो ये ऐसा संसाधन होता है ना बच्चे जो कि समाप्त ही नहीं होगा, यानी कि इसका यूज करिए तो लंबे समय तक ये चलने वाला है, ये समाप्त नहीं होने वाला है। जैसे कि आप सोचिए सोलर प्लेट, आप जानते होंगे सोलर प्लेट जो कि सौर ऊर्जा से, यानी कि इसमें ना तो कोई आपको बिजली की यूज करनी होती है ना ही कुछ और, ये सूर्य के प्रकाश से ये चार्ज होता है सोलर प्लेट। और देखिएगा ये लाइट वेट जो भी जलाना होता है ना, तो उसके लिए इसका यूज होता है। तो ये सब क्या है, ये है परमानेंट है, इसको आप जितना यूज कर सकते हैं, ये खत्म नहीं होने वाला चीज़ है। वहीं पे आप देखिए कोयला है,
पेट्रोलियम है या फिर प्राकृतिक गैस है, ये सभी चीज़ें क्या है, ये है अनवीकरणीय संसाधन। यानी इसका ज़्यादा यूज करेंगे ना तो ये समाप्त हो जाएगा और फिर इसको प्राप्त करने में लाखों या करोड़ों वर्ष लगना पड़ता है। यानी जीवाश्म ईंधन बनने में बच्चों करोड़ों वर्ष लगता है। तो उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे, नवीकरणीय क्या है और नवीकरणीय क्या है, और उसके कुछ टाइप्स हैं तो उनको देख लेंगे हम लोग यहीं पे, ठीक है। और उसके बाद देखिए ऊर्जा के स्रोत और इसकी आवश्यकता क्या है, यानी कि ये जो संसाधन है इसका क्या यूज है हमारे लिए, तो उन चीज़ों को भी हम लोग बारीकी से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाइए यूनिट 4 में, आप देख लीजिए लेवल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि जैविक जो डाइवर्सिटी है उसके क्या क्या लेवल हैं यानी स्तर हैं, तो उनको देखेंगे। यानी जैव विविधता और जैव विविधता के स्तर क्या क्या है उनको देख लेंगे। जैसे जेनेटिक्स होती है, स्पेसीज होती है। जेनेटिक्स का मतलब होता है ना बच्चों, जो आपके वंशानुगत जो परिवर्तन होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको पता होगा या आप देखते होंगे, छोटा बच्चा जो जन्म लेता है तो उसके बारे में कहा जाता है गांव देहात में या शहरों में भी कि इसका नाक मुंह जो है ना इसके पिताजी से मिलता जुलता है या इसकी मम्मी से मिलता है। तो ये हमारे वंशानुगत प्रभाव है, ठीक है, इसको वंशानुगत प्रभाव बोलते हैं। उसके बाद एक होता है स्पेसीज। स्पेसीज का मतलब ये होता है ना बच्चों, इसको इस तरह से समझो आप कि जैसे हम लोग मतलब कोई भी इंसान है ना, तो इंसान होने में मतलब इंसान का बच्चा जो होता है ना वो इंसान ही होता है लगभग ज़्यादातर केसों में। जानवर का बच्चा जानवर, जैसे कोई गाय है तो उसका जो बच्चा होगा या तो बैल होगा या फिर बछड़ा या गाय होगी बाद में, तो यही होता है। तो ठीक वैसे ही हर एक का अपना अपना एक स्पेसीज है, यानी कि वो अपने अपने तरीके से, यानी जिसका जो मतलब एक तरह से स्पेसीज है उसी के हिसाब से उसका आगे मतलब जनसंख्या बढ़ती है। ये चीज़ें आपको देखनी होगी। उसी में आपको बायोडाइवर्सिटी को समझना है, उसी में आपको इकोसिस्टम को समझना है। तो ये तमाम चीज़ें जो बायोलॉजिकल जोन्स ऑफ इंडिया है उसको समझना है। तो ये पूरा चीज़ें आपको यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड यूनिट 4 में देखनी है। इसके बाद देखिए भारत एक बड़ा जैव विविधता वाला देश है। जैसे कि आप जानते हैं बायोडाइवर्सिटी हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो है ना एक खुशनुमा चीज़ है, जिसको बेहतरीन चीज़ आप बोल सकते हैं। क्यों बच्चों? तो देखिए बायोडाइवर्सिटी की ही वजह से आप देखते हैं हिंदुस्तान में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इतने धर्म के लोग रह पाते हैं। इतनी सामाजिक विभेद है हमारे देश में कि आप देखिएगा कि जहाँ बंगाल के लोग कि पहनावे ओढ़ावे की तरीके अलग हैं, वहीं हमारे बिहार के लोगों की अलग है, वहीं यूपी के लोगों का अलग है। यहीं साउथ इंडिया में लोग इडली डोसा बर्गर ये मतलब बर्गर नहीं, माफ़ कीजिएगा, इडली डोसा सांभर खाना पसंद करते हैं। वहीं हम लोग जो बिहार के लोग हैं रोटी और चावल खाना पसंद करते हैं। तो हमारे देश की ये खुशनुमी मतलब ये एक तरह से चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत ही विशिष्ट है। तो उसको देखेंगे हम लोग कि बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि भारत में बायोडाइवर्सिटी का क्या रोल है और क्या इसकी खुशनुमा चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को देखेंगे। हो सकता है इसमें हम लोग बायोडाइवर्सिटी इस तरह ना देखें कि केवल पर्यावरण के व्यू से, हम लोग इसमें पर्यावरण के व्यू के साथ साथ हम लोग सोशल, कल्चर, उसके बाद धार्मिक, हर चीज़ में देख लेंगे, भौगोलिक, हर चीज़ में इसको समाहित करेंगे, ताकि इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आपसे बने तो आप उसको आसानी और बेहतरीन तरीके से डील करके आएँ, ठीक है। उसके बाद देखिए जैव विविधता का संरक्षण, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसको हम लोग देखेंगे इसमें, यानी कि क्यों इसको कंजर्वेट करना है, यानी कंजर्वेशन इसका क्यों करना है, तो उन चीज़ों को यहाँ समझेंगे। उसके बाद देखिए पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के जो है ना सर्विसेज, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि आप देखिएगा इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, इथिक्स, यही जो हमने बताया प्राकृतिक, ये तमाम चीज़ों को यहाँ पे देख लेंगे। अब आ जाइए 5th यूनिट जो है ना आपका, वहाँ पे देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण के बारे में देखेंगे। यानी देखिए पॉल्यूशन बहुत तरह का होता है, यानी प्रदूषण जिसको बोलते हैं वो बहुत तरह का होता है। जैसे कि वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये तमाम चीज़ों को हम लोग देखेंगे। इसके क्या कारण होते हैं, क्यों प्रदूषण होता है, और भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बच्चों प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। और पूरा विश्व इस चीज़ से वाकिफ़ है कि अगर पॉल्यूशन हमारे संसार में बढ़ता जाएगा तो हम लोग कहीं ना कहीं गर्त में मिल जाएंगे, यानी जो हमारा विकास है वो रुक जाएगा। और हो सकता है कि आने वाले समय में स्थितियां ऐसी हो जाए पृथ्वी की, यहाँ पे लोग भी ना रह सकें। तो इसीलिए पूरे विश्व में ये प्रयास या पहल चल रहा है कि पॉल्यूशन को कम किया जाए। तो उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखिए वेस्ट मैनेजमेंट, यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि आपने स्वच्छ भारत पढ़ा होगा ना, तो वहाँ भी इसको पढ़े होंगे आप। तो वही चीज़ को यहाँ पे पढ़ेंगे कि कचरा प्रबंधन से रिलेटेड, जो कि अर्बन इलाके में और इंडस्ट्रियल इलाके में क्या क्या है, तो उनको हम लोग देखेंगे।
फिर पॉल्यूशन के बारे में सारी चीज़ें केस स्टडीज इसके करेंगे, यानी कि एक एक करके विशिष्ट थोड़ी कुछ इसकी जो स्टडी है उसको कर लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद आ जाइए अब 6 यूनिट जो है इसमें जलवायु परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि आप जानते हैं जलवायु परिवर्तन काफ़ी तीव्र गति से हमें देखने को मिल रहा है और ये हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है। जलवायु परिवर्तन जितना तेज़ी से हो रहा है वो मतलब ज़रूरत की चीज़ नहीं है। जलवायु परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, ये बात तो सत्य है। लेकिन जैसे कि अभी आप देखिए ग्लोबल वार्मिंग है, ये सब चीज़ें जो हो रही है ना, इसको मतलब आपको कह सकते हैं इसको संरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओजोन क्षरण जो ओजोन डिप्लेशन जिसको बोलते हैं ना, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओजोन परत ही है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। अगर वही ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग सोचिए कि हम लोगों को कितनी तरह की बीमारियां हो सकती है। फिर अम्ल वर्षा पढ़ेंगे जो कि एसिड रेन जिसको बोलते हैं ना, तो उसको पढ़ेंगे हम लोग। उसी में हम लोग पढ़ेंगे कि इसके क्या प्रभाव हैं और मानव समुदाय तथा कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जान लीजिए कि जहाँ पे अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन होता है ना बच्चों, वहाँ की जो है ना भूमि बड़ा बंजर हो जाती है, यानी वहाँ पे जो फसल होता है ना वो अच्छे से उगता नहीं है। तो उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे। उसके बाद देखिए पर्यावरण से संबंधित कुछ कानून नियम कानून कायदे हैं, तो उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाइए अगली चीज़ों को देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ। कुछ कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ हुई है, जैसे कि आप देखेंगे कि भारत भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। चूँकि देखिए विश्व में संधियाँ इसलिए की गई ना, ताकि विश्व में जो ये पर्यावरण से रिलेटेड जो चीज़ें उभर के आ रही है, जो पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है, तो उन चीज़ों को संरक्षित रखने के लिए सभी की जिम्मेदारी है, पूरे विश्व की जिम्मेदारी है। इसीलिए यूएनओ के बारे में पढ़ाएंगे और वहीं पे हम आपको बताएंगे संस्था जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर बनी है, तो उसके बारे में पढ़ाएंगे और उससे जो अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ हुई है ताकि पर्यावरण को संरक्षित रखा जाए, उन चीज़ों को वहाँ पे पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। यूनिट 7 में आपका जो अंतिम यूनिट है, इसमें जनसंख्या वृद्धि का जो है पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आपको पता है कि जनसंख्या वृद्धि हमारे लिए सबसे बड़ी दुखद चीज़ें बन गई है। आज विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश भारत बन गया है, चीन को भी पछाड़ दिया है। चूँकि आपको पता होगा कि अभी हमारी सर्वे की रिपोर्ट आई नहीं है, बट ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हम चीन से आगे निकल चुके हैं जनसंख्या में। तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, ये दुखद बात है। चूँकि हमारे पास लैंड यानी कि भूमि जो है विश्व का 2.4% है और हमारे पास जनसंख्या 2017-11 के हिसाब से 17.5% थी बच्चों। इसीलिए आज के समय में हमारे पास जो है ना सबसे बड़ी दुखद चीज़ें हो गई है कि हमारी जनसंख्या वृद्धि, जिसको रोकना बहुत ज़रूरी है और इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं ना, वही चीज़ों को यहाँ पे देखना होगा। उसके बाद देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि इसको आपदा प्रबंधन पढ़ना है। इसमें बाढ़ को पढ़ना है, भूकंप को पढ़ना है, चक्रवात आता है, भूमि की गति जो होती है उससे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो वो चीज़ें पढ़नी होंगी। यानी कि भूकंप क्यों आता है इस चीज़ को पढ़ेंगे, चक्रवात क्यों आता है, चक्रवात के क्या प्रभाव पड़ते हैं ये चीज़ पढ़ लेंगे, बाढ़ क्यों आता है, बाढ़ से संबंधित जो समस्या है वही पढ़ेंगे। और फिर यहाँ पे सुखाड़ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो सूखा रह जाता है भूमि, तो उसके बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद आ जाइए जल संरक्षण को लेकर कुछ चीज़ें पढ़ लेंगे यहाँ। उसके बाद देखिए कुछ मूवमेंट चले थे पर्यावरण से संबंधित, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, चिपको आंदोलन जो कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चला था, तो उसको यहाँ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग चिपको आंदोलन में आप जानते हैं बड़ी दुखद घटना एक घटी है कुछ ही दिन पहले, यानी एक आध साल पहले, 1-1.5 साल पहले, जो कोविड का वेव आया था, अब सेकेंड वेव, तो उसी में चिपको आंदोलन के प्रणेता कहे जाते हैं सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि हमारे बीच अब नहीं है, उनकी डेथ हो गई थी वही कोविड में। और हमारे लिए सबसे दुखद बात ये है ना कि इतने बड़े पर्यावरणविद, यानी पर्यावरण से रिलेटेड इतने बड़े वो नेता थे और उनको कोई संरक्षण सरकार नहीं दे पाई और उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाई सरकार, जो कि बहुत दुखद चीज़ है कि इतना बड़ा काम करने वाला व्यक्ति नहीं रहा हमारे बीच, और वह भी कोविड के समय में, और हम लोग उनको यानी कि हमारी सरकार जो है उसके ऊपर कोई ध्यान भी नहीं दे पाई। तो ये देखना होगा और इनको भी पढ़ना है। साइलेंट वैली मूवमेंट है और बिश्नोई मूवमेंट जो राजस्थान में चला था ना, उसको देख लेंगे। और कुछ कुछ और मूवमेंट चला है, तो आपके मतलब सिलेबस में यही 3 मूवमेंट के बारे में दिया है, तो तीनों ही मूवमेंट पढ़ लेंगे और बड़ा ही डीप पढ़ेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए जो पर्यावरण की नैतिकता, यानी पर्यावरण से संबंधित जो नैतिकता होती है, मॉरलिटी, नैतिकता का मतलब होता है ना अच्छा और ख़राब का ज्ञान होना, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि पर्यावरण से रिलेटेड क्या क्या नैतिकता है, उस चीज़ को पढ़ लेंगे। तो इतनी चीज़ें हैं आपके सिलेबस में। हो सकता है कि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा बन गया,
बट इतना याद रखिएगा कि जितनी भी चीज़ें आपको बताएँ ना, बड़ा डिटेल बताए हैं और बहुत अच्छे से बता दिए हैं, ताकि आपको पढ़ना क्या है। अब देखिए कुछ बच्चे अभी तुरंत मैसेज मार दीजिएगा कि सर बुक तो बताइए नहीं कि कौन बुक पढ़ें। तो इराक भरूचा की सबसे अच्छी किताब आती है पर्यावरण से रिलेटेड, और आपका जो सिलेबस है ना, ये पूरा का पूरा वहीं से उठाया गया है। इराक भरूचा की किताब को पढ़ सकते हैं आप। इसके लिए अन्यथा आप कुछ मत पढ़िए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम सारा चीज़ दे देंगे, फ्री में दे देंगे, और आप उसी को पढ़ लीजिएगा, बस आपका बेड़ा पार हो जाएगा और आप अच्छी जानकारी भी प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है? तो आपको इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, और आप केवल नियमित रूप से हमसे बने रहिए। धीरे-धीरे हम लोग इस पे कार्य कर रहे हैं, और अच्छी और कंटेंट को पाने के लिए ना बच्चों थोड़ा-सा समय देना पड़ता है। चूँकि हर एक चीज़ के लिए कंटेंट हम लोग तैयार कर रहे हैं और बढ़िया बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और वही प्रयास है और वही चीज़ों पर हम लोग लगे हुए हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और आप बने रहिए हमारे साथ। नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।